निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज आए हुए हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, बहुत बहुत स्वामी जी, धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, हाँ जी, आ रही है। स्वामी जी, एडीआर की रिपोर्ट एक आती है जिसमें एडीआर की रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जितने मुख्यमंत्री हैं वो कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो आ गई है एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, वो बहुत ज्यादा हाँ जी, अमीर हैं और जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो सबसे गरीब है। यानी मुख्यमंत्री की जो आय है, मतलब जो संपत्ति है, वो है 15 लाख की, जबकि नायडू जी की जो संपत्ति है वो बता रहे हैं कि नायडू की संपत्ति है 931 करोड़ की। इससे भी अधिक हो सकती है, 931 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। तो सबसे अमीर आदमी जो आज के देश में, भारत में है, चीफ मिनिस्टर्स में, वो है चंद्रबाबू नायडू, और सबसे गरीब जो है वो है ममता बनर्जी। इसी तरह से अच्छा जी, रिपोर्ट आई हुई है, 31 में से 13 मुख्यमंत्री जो है जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब आपराधिक मामले किन किन पे चल रहे हैं वो भी मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा इसमें आपराधिक मामला जो चल रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस पे। 5 आपराधिक मामले हैं। मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, और इनकी जो संपत्ति है वो है 13.27 करोड़। उसके बाद जो हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव, इनकी जो संपत्ति है 42.05 करोड़। उसके बाद हेमंत सोरेन की है 25.34 करोड़। देवेंद्र फडणवीस की 13.27 करोड़। भूपेंद्र पटेल की है 8.23 करोड़। सुखविंदर सिंह 7.82 करोड़। और नायब सिंह की संपत्ति है 5.80 करोड़। विशुदेव सहाय 3.83। उसके बाद भगवत मान, इनकी संपत्ति है 1.97 करोड़। नीतीश कुमार 1.63 करोड़। उसके बाद हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर, 1.55 करोड़। भजन लाल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, 1.47 करोड़। और उसके बाद हैं आतिशी मार्लेना, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनकी है 1.41 करोड़। तो इस तरह से इनकी जो संपत्ति का ब्यौरा ये आया है। अब आप देखिए, इनके पास इतनी संपत्ति है लेकिन फिर भी ये संपत्ति यानी कि काम कुछ नहीं करते हैं, केवल संपत्ति अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप ब्यौरा देखेंगे पिछले साल का, पिछले साल से जितने लोग इस चीफ मिनिस्टर में रिपीट हुए हैं, उनकी जो आय है वो 25% बढ़ी है। संपत्ति बढ़ने का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि ये कुछ काम तो करते हैं नहीं। उसके बाद क्या है, इनका जो भी सैलरी आती है ये सैलरी पे ही निर्धारित है और काम कुछ होता नहीं है इनसे। केवल मीटिंग ही करते रहते हैं। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को देख लें, यानी कि आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को देख लें, वो किस तरह से अपनी नैया पार करता है। यानी 5 साल अगर देखता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो पब्लिक को जो उसको वोट देती है उसको उलझा देता है, किसी न किसी केस में उलझा देता है, तो पब्लिक उसी केस के पीछे भागती रहती है। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इतनी संपत्ति अगर इनके पास है
नेताओं के पास तो नहीं, मैं कह सकता चीफ मिनिस्टर्स के पास इतनी इतनी संपत्ति लेके बैठे हैं ये, तो क्या ये दान दक्षिणा नहीं दे सकते हैं क्या? जी स्वामी जी। जी, ये तो आंकड़ा आ गया कि कौन कितना रईस है, कौन कितना गरीब है, ये बात ठीक है, जी जी वो तो ठीक है। जी लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखते कि कौन कितनी संस्थाएं चला रहा है, ये वो भूल गए क्या कि कौन कौन मुख्यमंत्री संस्थाएं कुछ चल रहे हैं, कोई परमार्थ चला रहे हैं। ये बातें नहीं दी है उन्होंने आंकड़े में। ये तो दे दिया कि किसकी कितनी इनकम है, और ये भी देना चाहिए था कि जी कौन मुख्यमंत्री जो है परमार्थ पर लगा है, कौन मुख्यमंत्री स्वार्थ में लगा है, कौन जी जी मुख्यमंत्री जी केवल जो है अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा है। ये आंकड़ा वो देना भूल गए लगता है हमको। जी ये जी भी जी उनको जरूर देना चाहिए जनता को, ताकि जानकारी मिले, जनता अवगत हो कि जी कौन मुख्यमंत्री परमार्थ में है और कौन स्वार्थ से काम कर रहा है। जी क्योंकि राजनीतिक अखाड़े के खिलाड़ी जो है इसी खेल में लगे हैं, उठा पटक में लगे हैं, और ये बॉल उछालते रहते हैं। इधर एक किसी कोई इस पाले में गेंद उछाल रहा है, कोई उस पाले में उछाल रहा है। तो ऐसे इसी करके जो है, और जनता, अब पैसे की बात है, चलो कई तो ऐसे होते हैं जो रईस घर के होते हैं, पूर्व से उद्योग होते हैं उनके, कुछ उनकी इनकम होती है, कोई कमाई है, कुछ ऐसा भी आंकड़ा उनको देना चाहिए था कि किसकी इनकम कैसे हो गई, इतना बात, इतना जल्दी इतनी कमाई कैसे हो गई। जैसे नायडू हैं, उनके बारे में बताया कि 900 कुछ करोड़ जो है उनकी कमाई जी उनके पास संपत्ति है। तो नौ इतनी सौ अच्छी तैतीस संपत्ति करोड़ उन्होंने, या तो उनका कोई उद्योग धंधा चलता है। हाँ जी, तो अगर जी ये तो उनका कोई उद्योग धंधा है या कारोबार है, तो ये सबको अपना आंकड़ा देना चाहिए कि हम कमा कैसे रहे हैं, हमारे प्रत्येक वर्ष की आय का साधन क्या है, हम कैसे, वो आय का व्यय का विवरण भी देना जरूरी हो गया है सभी वो मुख्यमंत्रियों तो को, स्वामी जी और सबको ये ये देना ब्यौरा चाहिए जो है, ये तो जानकारी। आईटीआर रिटर्न जब भरते हैं चीफ मिनिस्टर वहां देते होंगे, जनता के सामने ये नहीं दे सकते हैं। जी जनता जी के सामने तो केवल इनकी संपत्ति जी को एडीआर की रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, जो कि तत्वों के आधार पे है, जो कि ये एडीआर जी ये जी हर साल बताती है कितना क्या किसके पास संपत्ति है, ये उसके आधार पे बताया गया। जी। जी तो केवल वो है जितना वो लोग, ये तो इतनी संपत्ति वो बता उजागर हुई है, अभी बहुत घोटाला बीच में गुप्त संपत्तियां कई मुख्यमंत्रियों की जो कि उजागर नहीं होगी। अभी बहुत लोगों की ऐसी होगी कि जो बिल्कुल उनके जांच में अभी नहीं आई है, कि पता नहीं खाते गुप्त कई जगह होंगे उनके। अब ऐसा हो तो ऐसा है नहीं है कि 10 लाख 13 लाख रुपए दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अगर वहाँ खातों की जांच होगी तो ज्यादा पैसा निकलेगा, मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है। वो बाहर के रूप से जी उन्होंने दिखा दिया कि सबसे गरीब है, हो सकता है कोई चाल ममता चल रहे बनर्जी हो। 15 लाख, ममता बनर्जी के पास जो संपत्ति है वो 15 लाख की बता रहे हैं। 15 लाख की संपत्ति क्या होती है एक चीफ मिनिस्टर के लिए? लेकिन ये भावी चीफ मिनिस्टर है और काफी अच्छा भी काम कर रही हैं। अब देखिए इनकी जो संपत्ति के ब्यौरे आए हैं वो एडीआर की रिपोर्ट है, और एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 31 में से 13 मुख्यमंत्रियों पे आपराधिक मामले हैं। और किन किन पे आपराधिक मामले हैं? वो है हेमंत सोरेन पे 5 आपराधिक मामले हैं। देवेंद्र फडणवीस पे 4 आपराधिक मामले हैं। अब आप देखिए कि आपराधिक मामले भी साथ साथ इन्होंने बताए हुए हैं। उसके जी बाद आपराधिक मामले सुखविंदर सिंह पे 4 है। उसके बाद आपराधिक मामला भगवंत मान पे 1 है। आपराधिक मामला भजन लाल पे 1 है, और आतिशी मारलिनी पे भी 1 आपराधिक मामला है। जी स्वामी जी बताएं। स्वामी जी जी। बोले। हम ये कह रहे थे, हाँ जी, हम ये जी कह रहे थे, थोड़ा नेटवर्क का संपर्क टूट गया था। कोई बात नहीं, तो कोई बात ये बोले जो बोले। मुख्यमंत्रियों के, जी, मुख्यमंत्रियों के जो आंकड़े हैं, जैसे ममता बनर्जी का सबसे कम दिखाया है, जी जी तो हम ये बता रहे थे कि
इनका जो हो सकता है कि कोई साजिश के तहत ऐसा षड्यंत्र रच रहे होगी कि ये दिखाएंगे कि देखो मेरी संपत्ति मैं बिल्कुल बहुत ईमानदार और बिल्कुल बिना घोटाले की मुख्यमंत्री हूँ। जी लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने उनके साथ जुड़े हैं सब भ्रष्टाचारी लोगों को वो पाल रही है, तो उनका विरोध नहीं करती। अगर साफ छवि वाला आदमी है तो वो दूसरे को भी न करने दे, फिर वैसा उसकी भी छवि ठीक रखे। जी और वो तो बिल्कुल जो है शांत और मौन है। और जो कई पकड़े गए उनका भतीजा पकड़ा गया, तो ये हमको लग रहा है कि इनके ऐसे खाते होंगे कि ये लोग करते क्या है, बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं, मंत्रालय में होते हैं, तो ये नौकरों के नाम, ड्राइवरों के नाम और रसोईया के नाम, इस तरह जो है इनके खाते नाम उनके चलते उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारे खातों में पैसे पड़े हैं। तो ऐसा उनसे अंगूठा लगवा देते हैं और या कुछ हस्ताक्षर करवा देते हैं और ऐसे उनके नाम से गुप्त खाते हैं। अब जांच जब बैठती है तो नाम किसी और का निकलता है, इनके नाम के खाते उतने निकलेंगे जो इन्होंने ओपन किए होंगे। जी जी ऐसा जी है। अगर गुप्तचर ढंग से अगर उनका जो जितने उनके इर्द गिर्द आस पास रिश्तेदार कोई है उनके भी खंगाले गए तो उनका कि भाई इनकी कितनी इनकम है, ये पैसा कहाँ से आ गया, तब पूछताछ होती है, तब जांच होती है। और हमको ये लग रहा है कि ये शायद किसी अन्य लोगों के बाहरी लोग, जैसे पहले कई अपराधी पकड़े गए हैं और उनका जो है रिश्तेदारों के नाम, रसोईया के नाम, नौकर के नाम, चौकीदार के नाम, माली के नाम, ऐसे पूरे जितने कर्मचारी उनके घर में आते होंगे काम करने, उन सबके खाते बने होंगे और वो पैसा सबके नाम से जमा है ताकि इनकम टैक्स से बचें और चोरी से और भ्रष्टाचारी से बचत रहे, हमें बहुत साफ छवि के दिखे। तो इनकी जब जांच बैठेगी तो ऐसा ही निकलेगा, ये सब खाते किसी और के नाम चल रहे होंगे, डुप्लीकेट खाते। जी 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 इनको कमाई कमाई करने का। और फील्ड में दूसरा ये है कि सबको ये देखा जाए कि कौन सी संस्थाएं चला रहे हैं, कौन से एनजीओ चला रहे हैं, कौन से परमार्थ काम इनका चल रहा है, क्या इन्होंने कोई समाज सेवा का कोई काम खोला है। जैसे कई वृद्ध आश्रम है, जैसे कोई प्रकार के चिकित्सालय है, या परमार्थ में कोई इसी प्रकार के सिलाई बुनाई के कोई क्या इनके क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं परमार्थ में। तो लगभग मेरे को लग रहा है कि बहुत ही कम उनमें से 2-4 निकलेंगे जो ऐसी संस्थाएं चल काम कर रहे होंगे सेवा समाज के लिए। बाकी जी लोग लगे हैं तो जोड़ तोड़ की गणित में रात दिन, उनका तो सिर दर्द वही है कि कितने वोट बनाए, कितने वोट बढ़ाएं। तो वो जो है वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए फिर ऐसे ऐसे भाषणबाजी शुरू कर देते हैं, उन लोगों को जो जी है जी आकर्षण फैलाना शुरू करते हैं। और जी इतना पैसा फूकते हैं ये लोग उस प्रकार में कि उस पैसे को इतना इतना जो है राख बना देते हैं उस धन का कि वो किसी के लायक। उस पैसे का तो अनावश्यक जो है दुरुपयोग होता है, बैनरों पर, बोर्डों पर, होर्डिंगों पर और नाम पर जो है प्रचार प्रसार में उसका कितनी मजदूरी बैठती है, कितना उसका जो है छपाई बैठती है, तो ये सब पैसा लगता है उस पर। ये पैसा इस तरह फूकते हैं फिर उसको, वो जो इनके गुप्त खाता जी हो, अब वो दिखाते हैं कि देखो हमारी तो इनकम ही नहीं है। इनके जांच हो, इनके होल्डिंग पे जांच हो, इतने होल्डिंग और ये बोल्ड और ये कहाँ से आए, कितने लाखों करोड़ों के जो ये लगे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वो फिर कहेंगे कि देखो ये तो समाज ने और संस्था ने और संगठन ने हमको मिलके चंदा दिया है, हमने ये करा, फिर बहानाबाजी ढूंढते हैं, आते हैं फिर बनाएंगे वो। तो इस तरह कई संस्थाएं ऐसा काम कर रहे हैं इस तरह। तो ऐसा वसूली करते हैं, किसी न किसी रूप से ये लोग कमाते हैं, लेकिन इनके खाते दूसरे 2 नंबर में होते हैं, क्लियर नहीं जी होते जी इनके खाते। जिस दिन इनके क्लियर खाते अगर निकल जाए जिस दिन, तो उस दिन तो ये सच्चे, ये तो राजा हरिश्चंद्र मिलेंगे फिर सब। नहीं तो ये जी जो है राजा हरिश्चंद्र तो बने हैं, खाते दिखा रहे हैं जनता को, दुनिया को, देखो हमारे पास इतने करोड़ की इतने करोड़ कुछ कुछ होंगे अच्छे छविवान नेता हैं उनमें, कुछ अच्छे भी हैं जो त्याग और तप से जो है अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनका लोभ लालच पैसे से संबंध नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है। ये ऐसे हैं जो ठसा ठस उसने कहा अभी 5 साल पद में बैठे कमा लो ढंग से, ऐसे भी नीयत के लोग भी हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को जो है जनता अपनी नजर में रखे और उनको जानने की जरूरत है कि इतने सेठ और रईस लोग अगर है, किसी के रईस पड़े से हमें जिद नहीं है। अभी एक राहुल भी तो रईस है बेचारा, बताओ। और वो काम कुछ करते नहीं है, लेकिन वो सड़कों में घूम घूमते हैं और जो है इस तरह से जो है अफवाह उड़ाना, जो है हवा राहुल फैलाना, देश के अंदर लोगों को स्वामी भड़काना जी आपने गुस्सा। राहुल जी की बात की है तो मैं आपको राहुल जी का बता दूं, जो जूते वो पहनते हैं वो 30 लाख के जूते पहने हुए हैं उन्होंने, राहुल जी ने। अच्छा जी। जी राहुल राहुल को मैं ये
कहना चाहता हूँ, जो 30 लाख के जूते तुमने पहने हैं, अगर उन जूतों के पैसे एक दिन एक टेलर के यहाँ जाके दिखाना था, चमड़े की वो सिलाई करता है या क्या करता है, उसको जो है मोची के यहाँ जाके उसने ये दिखाया कि देखो मैं ST और SC का जो है बहुत हितैषी हूँ। मतलब वो काम मतलब सोच समझ के साजिश रचता है। और इस तरह की इन लोगों की नीति है, पर सेवा करना नहीं मांगता, क्योंकि ये वहाँ बड़े बाप के बेटा बनते हैं कि हम तो बहुत बड़े घराने के लोग हैं। वो बड़ापन दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े रईस हैं, लेकिन नीचे आके गरीब के पास बैठ के ये फोटो खिंचवा के ये दिखाते हैं कि देखो हम गरीब के बड़े मसीहा हैं। तो ये डुप्लीकेट बातें करने वाले लोग हैं, देश को छलावा करते हैं। इतने महंगे बताओ, 30 लाख का जूता जो पहन रहा है, 30 लाख स्वामी जी, रुपए की वो कई स्वामी जनता जी, को स्वामी जी, मशीनें स्वामी बांटता जी, बना। प्रियंका वाड्रा से एक पत्रकार ने इंटरव्यू के समय ये पूछा कि राहुल गांधी क्या जी भावी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं। जी स्वामी जी, उन्होंने बोला क्यों नहीं, प्रियंका वाड्रा ने ये, और उन्होंने कमेंट क्या किया जी कि राहुल गांधी हम्म। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कहती हैं मेरा चैलेंज है राहुल गांधी को अपने मोदी साहब के सामने बैठा दिया जाए वार्तालाप में, तो हिंदुत्व पे ये वार्तालाप कर ही नहीं सकते हैं मोदी जी। ऐसा कह रही थी वो प्रियंका वाड्रा। अच्छा जी, प्रियंका वाड्रा ने जी कहा है। जी जी जी, ये एक प्रियंका वार्तालाप हो वाड्रा रही थी। जी, प्रियंका वाड्रा तो प्रियंका वाड्रा को पता ही नहीं है, वो तो के साथ बेवाई हिंदुत्व के ज्ञान ऊपर वो उसका बोल रही कुछ थी नहीं कि होगा हिंदुत्व, वहां भी। हिंदुत्व के ऊपर सबसे ज्यादा बोल सकते हैं राहुल गांधी जी। ऐसा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगर कल्याण जी नहीं, जयपुर से। कल्याण जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कल्याण जी जो हैं मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, कल्याण थैंक यू जी, सर। स्वामी जी, कल्याण जी से भी अपन पूछ लेते ठीक है हैं। कल्याण जी, नायडू साहब जी जी सबसे अमीर हैं और सबसे गरीब है ममता बनर्जी। इसके बारे में जी आपका क्या ख्याल है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट आ चुकी है। जी बताएं। देखिए, हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के एक खाने के। जी हाथी के हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। तो जो शो किया जा रहा है उसमें कहीं सत्यता नहीं है। नायडू जी जरूर ये है कि नंबर 1 पे है, बाकी ममता जी भी पीछे नहीं है। ममता जी के पास में भी बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है और धनाढ्य है, क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल में 10-15 साल से राज कर रही है। और ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है। आज ये के तो युग में बता रहे हैं कि 15 लाख की प्रॉपर्टी है इनके पास। 15 लाख की, 15 लाख से ज्यादा है ही नहीं इनके पास। ये सबसे गरीब है चीफ मिनिस्टर्स में, और सबसे देखिए, अमीर है नायडू साहब। ये सिर्फ आंकड़े हैं। आज की पोजीशन ये है कि अगर किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी को भी अगर आप छापा डालेंगे तो वो भी जी 2-4 करोड़ का भी मिलेगा। जी तो जी जी ये तो दिखाने के हैं और चुनावी मामले हैं। ये तो शो क्या करते हैं, कहते क्या है, करते क्या है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके पास में 15 लाख रुपए ही है, उनके पास में 15 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये तो जी नेता लोग अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं शो करते हैं। वो औरों के नाम से प्रॉपर्टियां रखते हैं, औरों के नाम से सारा काम करते हैं और खुद के नाम पर कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, अमित शाह जी भी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, और केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ। वो सारे गरीब आदमी हैं ये। और इनका डेली का अगर खर्चा देखा जाए, डेली का अगर एवरेज लगाया जाए, तो महीने करके भी लाखों रुपए रोज का खर्चा है। और फिर ये कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं और इसमें कहीं सत्यता नहीं है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो एक्चुअल पोजीशन है, वो बताएं लोगों को। और इनके जो इलेक्शन फॉर्म होते हैं उसमें डिक्लेरेशन होता है, उसमें इनको लिखना पड़ता है
उसमें ये सब झूठ लिखते हैं। अगर किसी को जांच की जाए और छापा डाला जाए तो इनकी चुनाव सदस्यता रद्द हो सकती है। ये तो हर चुनाव आयोग भी जानता है, सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जाने कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास में। जी 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 ओके। ठीक है ठीक है स्वामी जी आप दर्शाएं। भारतवर्ष पूछ रहा है आपसे, क्या चीफ मिनिस्टर ही अमीर होते चले जाएंगे और देश हमारा भारत गरीब होता चला जाएगा? जबकि भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज सोने की चिड़िया तो है ही नहीं, सोना तो है ही नहीं हमारे भारतवर्ष में, बल्कि गरीबी रेखा से भी नीचे चले जा रहे हैं हम। जी स्वामी जी बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये बेटा ये है, सोचने विषय ये है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि कारण ये है, ये तो 5 साल से करने का मौका दे देते हैं। ये अपने पूरा जो तुम्हारा साला है, जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनका भला हो जाए, उनका काम है, वह तक सीमा होती है। तो सामूहिक विकास की जो परिधियां हैं, जो विकास की जो मूल स्वामी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना साउंड चेक करें, आप अपना साउंड पहले चेक कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके बाद मैं दोबारा आऊंगा। नहीं क्लियर नहीं आ रही है, आप दोबारा चेक करें। तब तक कल्याण जी आप ये बताएं, कल्याण जी आप ये बताएं, क्या इसी तरह से भारतवर्ष जो है गरीबी रेखा से भी नीचे चला जाएगा? और जैसा सत्य आप कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, गरीबी रेखा से हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? सारे नेता लोग तो चीफ मिनिस्टर्स पैसे लेके बैठे हुए हैं और वो देश में लगाते ही नहीं है। और अगर वो देश पे नहीं लगाएंगे, देश को उन्नति की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो एक दिन भारत वर्ष में जो कहलाती थी सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया तो छोड़ो, अब ये किसी भी कोई भी चिड़िया नहीं कहलाने लायक रहेगी भारतवर्ष में। जी साहब बताइए, कल्याण जी बोले। ये जनता से झूठ बोलते हैं, जनता के साथ परहेज करते हैं, और इनके पास में जैसा मैं उदाहरण दूंगा, अभी रिसेंटली अभी एक बॉम्बे में महाराष्ट्र में एक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा था। उनके पास में उस गाड़ी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद मिले थे। जी और जी जी उसके बाद में फिर इंक्वायरी करी गई, तो फिर उसके बाद में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी। और एक तो साधारण सा कर्मचारी था या साधारण सा व्यापारी था। तो क्या जी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, अगर इनकी जांच करवा ली जाए तो मेरे को जी लगता है कि करोड़ छोड़ के 40 करोड़ लोग भी इसके दायरे में नहीं आएंगे, सब दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये है कि जहाँ फोकट का मिले, फ्री का मिले, वहीं आदमी लाइन में लग जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग बाग लग जाते हैं जिनके अंडर में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उनको सैलरी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, और फिर भी है कि फ्री की गैस की लाइन में लगे मिलेंगे आपको, फ्री की दवा की लाइन में लगे मिलेंगे आपको। तो ये एक विडंबना है देश की, ये आदमी सक्षम होते हुए भी अपने आप को शो करता है और अपने आप को गरीब बताकर लोगों का या सरकार का जो पैसा है, सरकार की जो फैसिलिटी है, उसका फायदा उठाता है। ठीक है। आप चले जाइए किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, उसके घर में आपको उज्ज्वला गैस की 2-4 सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है ठीक है कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको अपन बाद में देख लेंगे। स्वामी जी और कल्याण जी, 2024 जाने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, कुछ ही आवर्स के बाद 2024 चला जाएगा, अब 2025 आ जाएगा। तो स्वामी जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि 2024 का साल किस तरह से बीता, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी स्वामी जी। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब प्रकाश डाले 2024 की साल कैसा गुजरा।
कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें बताएं। जी 2024 जो है हमारे मानने में तो ये लगा है कि 2024 लगभग जो है सही बीता है, और 2024 में जो है हिंदुओं के हित में काम हुआ है। 2024 में जो है जो सबसे बड़ा पर्दाफाश ये हुआ है कि जो भारत के अंदर सनातन के साथ और सनातनियों के साथ जो धोखाधड़ी गद्दारी हो रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है। और जो संभल में जो है जो बात ओपन हुई है वो 2024 में ही एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा अपने ने एक बहुत बड़ी जनता को होश आवास में लाई है। सोई जनता थी, हिंदुओं को जागृत किया है। भारत के अंदर ये जो समझते थे कि धर्म धर्म करके कुछ नहीं होना है, हमारा एक धर्म थोड़ी पाएगा, हमारा रोजगार थोड़ी देगा, ऐसी बातें करने वालों को हम मालूम पड़ रहा है ये हमारे साथ हमारे देश के अंदर हमारे ऊपर आक्रमणकारियों ने जितने आक्रमण किए हमारे देश के स्थानों को जो है उनको जो है कन्वर्ट किया, बदला गया। आदमियों को कन्वर्ट तो करते थे लेकिन मंदिरों को भी कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद में बदला। ये भी एक नया काम हुआ है 24 में। और जी दूसरी बात ये हुई है कि हमारे देश को, हमारे भारतवासियों को एक जागने की चेतना आई है कि कैसे हमको जागना है, हमें अगल बगल वालों से सतर्क कैसे रहना है, हमारे साथ जो चारा और भाई बना के रखते हैं उनको उनके साथ अब किस तरह से व्यवहार रखना है। तो ये जागृति हुई 24 में, 23 तक तो हुई नहीं थी, पर ये जागृति भी 24 में हुई है। जी 2024 में संभल की जो घटना है कि एक बहुत बड़ा वहां स्थान जो प्राप्त हुआ है। पहले लोग मुकर रहे थे, बोला यहाँ कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा बाहर से बोल रहे थे, पर इनकी सच्चाई अब आम पूरी भारतीय पब्लिक क्या विश्व ने देख लिया है कि वाकई में ये लोग कितने गद्दारी करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इनका झूठ पर्दाफाश हुआ। अब जो है भारतीय की जनता जो हिंदुओं के साथ है, बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा है कि वाकई में जो हकीकत झांको तो कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि योगी अपने यहाँ स्थान रखता है तो वहां भी शिवलिंग निकलेगा। उनका कहने का मतलब ये था, उनको परेशानी ये हो रही है, वो जानते हैं कि तमाम मुगलों जहाँ जहाँ मुसलमानों ने अपने स्थान बनाए हिंदुस्तानों को गड़बड़ कर रखा है। तो इतना उनको इच्छा भगवान ने चेतना दी है, इतने वो समझ गए हैं कि अब बहुत कुछ जागने वाला है और ये भी कुछ हुआ है। तो ऐसा हमको लग ठीक रहा है गठबंधन जो है 24 में बना था ये भी नया है, और गठबंधन 24 में बना है, ये भी 24 का ही है, ये भी 24 की है। ठीक है बनाया था तो वो गठबंधन 24 के भीतर ही टूटने का था। ये भी 24 ठीक है में स्वामी जो जी। है तो घटना ठीक है स्वामी जी, तो ऐसा बहुत बहुत देखने उपलब्धियां को आपने बता दी स्वामी जी, बहुत उपलब्धियां बता दी 2024 की खट्टी मीठी यादें। अब हम जानना चाहते हैं कल्याण जी से। कल्याण जी 2024 का साल कैसा गुजरा या थोड़ा सा बाकी और है वो कैसा गुजरेगा, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कल्याण जी। नमस्कार। ये सर्वप्रथम तो मैं अंग्रेजी जो नया साल आ रहा है उसमें आप सबको आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका 2025 साल सकुशल और अच्छा गुजरे, मंगलमय गुजरे। 2024 हमारे लिए विशेष नहीं रहा, इसमें हमारे देश ने कुछ विशेष प्रगति नहीं करी और जैसा चल रहा था वैसा ही अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेट में चुनाव हुए, चुनाव में कुछ धांधलियां हुई। इसके साथ साथ में ही हमने कुछ ऐसे लोगों को खो दिया 2024 में जो हमारे देश के बहुमूल्य व्यक्ति थे। हमारे देश के जो रतन टाटा थे, जो उद्योगपति थे, जिन्होंने देश के सहयोग में, देश के विकास में बहुत सहयोग किया है और उनकी गाड़ियां आज भी हमारे मिलिट्री वालों में और मिलिट्री में जो है सप्लाई की जा रही है। जी आदमी को हमने खो दिया। इसके साथ साथ में हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनको हमने खो दिया और एक जाकिर हुसैन जो हमारे तबला वादक थे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और विदेशों में ख्याति प्राप्त करी। इस तरह के लोगों को हमने खो दिया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।
और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो अजमेर रोड पे जयपुर में एक हादसा हुआ, इसमें 2 टैंकरों के एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई। वो उन लोगों के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के हादसे दोबारा न हो और सारे देश को शक्ति और आगे बढ़ने का मौका मिले। 2024 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियों पे दोषारोपण किया, बहुत सारे लोगों पे दोषारोपण या इधर उधर की बातें करके देश की तरक्की के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसमें सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को बदनाम करती है, विपक्ष पार्टी सत्ताधारी पार्टियों को बदनाम करती है और लोगों को इन्हीं जुमलों में उलझाया रहेगा। ऐसे ही जुमले दे देकर ये है कि देश चलता रहा और न जाने कब 2024 हमारे हाथ से रेत की तरह धीरे धीरे निकल गया। इसमें कुछ ही क्षण बाकी रहे हैं, कुछ ही घंटे बाकी रहे हैं और ये बाकी भी जाएगा, ये भी चले जाएगा। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 2025 हमारे देश के लिए अच्छा रहे, हमारे देश की प्रोग्रेस हो, हमारे देश की तरक्की हो और हमारी जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, तो आपस में लड़ने की बजाय और आपस में लड़ाने की बजाय देश की तरक्की के बारे में सोचे, देश के भविष्य के बारे में सोचे, देश की शिक्षा के बारे में सोचे, देश का स्वास्थ्य के बारे में सोचे और देश की महंगाई और देश की सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करे। क्योंकि हम 2024 में हमारे पड़ोसी जो देश है उनसे हम गिर चुके हैं। कुछ लोग बात हमारे मनुष्य रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान उसको उकसा रहा है, चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। इसी के साथ साथ जो हमारा देश एक पड़ोसी देश है नेपाल है, वो चाइना से सपोर्ट लेके और इंडिया को बॉर्डर दबा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये देश के लिए चुनौतीपूर्ण है और 2025 में हम लोगों को इसका सामना करना होगा, क्योंकि हम चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिर चुके हैं। हमारे देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को एक रहना होगा, एकजुट रहना होगा और देश को सर्वोपरि मानना होगा। पार्टी और पद बात की बातें रखे, जात पात बात की बातें रखे। पहले अगर हमारा देश सुरक्षित है तो मैं कहता हूँ कि हम सब लोग बात सुरक्षित है। अगर हमारा देश की सुरक्षित नहीं है तो न हम सुरक्षित है, न हमारी संपत्ति सुरक्षित है और न हमारे युवा सुरक्षित है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबको नए वर्ष की बधाई और पुराने वर्ष जो निकल रहा है उसके बारे में नई सोच के आगे की ओर कदम बढ़ाने हैं और आगे की ओर देश को तरक्की की ओर ले जाना है और सबको मिलजुल कर भारत देश को आगे बढ़ाना है। और भारत देश अगर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ जाएंगे, हमारा नाम पूरी दुनिया में होगा और हमको एक नंबर बनना है और देश को आगे बढ़ाना है। और जी स्वामी जी, जी जी वक्फ बोर्ड के तरह सनातन धर्म को भी मान्यता मिले, ये 2024 में पेंडिंग इशू रह गया है। उसके बाद बांग्लादेश को अभी हिंदुओं की प्रताड़ना वहां चल रही है, वो भी अभी पेंडिंग इशू रह गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है भारत को, वो भी एक पेंडिंग इशू है। और इस तरह से कई पेंडिंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर अभी कार्य हो रहा है। ये 2025 एकदम साफ कर देंगे इनको, जो भी ये लोग कर रहे हैं एकदम साफ हो जाएंगे। स्वामी जी, सनातन बोर्ड 2025 में बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, विशेष सूत्रों द्वारा ये पता चला है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक ही वक्फ बोर्ड के बराबर ही ये बनेगा और इसको जल्द ही इसको कागज पे लेके आएंगे। सबसे बड़ी समस्या एक जो रह गई है स्वामी जी, वो किसानों का आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी स्वामी जी, आपको क्लोजिंग कमेंट किसानों के ऊपर क्लोजिंग कमेंट ब्रह्मदत्त जी। क्योंकि ऐसा है, किसानों का जो, अब आपको बताएं, किसानों का दो प्रकार के किसान बने हुए हैं, दो प्रकार के किसानों जी का जी दल है। जी जी ये किसान दल वो है जो सत्ता पक्ष में जुड़ा है और सत्ता के साथ खड़ा है। और ये किसान वो जो है, वो जो गठबंधन का किसान है। अब आपको मैं बताऊं जी तो जी सही सही
गठबंधन का किसान जो है वो कौन सा किसान है? जो 12 मास का किसान है, जो 12 मास लड़ना ही जानता है, बाकी भिड़ना जानता है, करना कुछ नहीं है। जी उन लोगों का जो है वो जी बोले। लगता है स्वामी जी की आवाज चली गई है, वो साउंड वो गड़बड़ हो लोग गया है। हैं जो हाँ बोलिए। केवल करना चाहते हैं। जी अभी सबसे बड़ी 24 की बात यह है कि 24 में जो है इतने महाकुंभ जो है विश्व में पहला मेला, जो विश्व का जो है प्रथम मेला जो स्वामी है, जी, महाकुंभ 2025 में होगा, जनवरी में होगा। ये 24 में इसकी वो हो रही है, रूपरेखा तैयार हो रही है। 2025 में होगा, इसको सजाना 13 है। जनवरी को पहला स्नान। 24 सजाना है उसको। तैयारी तो सब जी जी तैयारी तो 24 के 24 बजट से में हो रही हुई है। है। जी 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 बिल्कुल सही है। 6,200 करोड़ रुपए, 6,200 करोड़ रुपए की लागत ये घोषणा बजट की जो हुई है, ये 24 में हुई है। जी जी ये जी सबसे जी बड़ी जी बात, ये कामयाबी जो हुई कि विश्व का मेला जो कुंभ मेला है सनातनियों का जो है, इसके लिए सरकार ने भी बड़े चढ़ बढ़कर भाग लिया है। बहुत बढ़िया ठीक बनाया है, बड़ी अच्छी तरह से सजा रखा है, बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। और यहाँ ठीक पर जो है 5 चक्रों में सुरक्षा का चक्र भेदन बना रखा है ताकि परिंदा भी पंख न ठीक मार है सके। स्वामी जी टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी जी 2024 मेट्रो टुडे की तरफ से सबको शुभ हो और सबको तरक्की लाए, भारतवर्ष भी तरक्की करे। इसी उम्मीदों जी के जी साथ 2025 को विदाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय 2024 भारत। को